हाय। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ सेल्स ज्ञान में। दोस्तों, मेरा नाम बॉबी जिबाल है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में मैं बिजी था। बट एक प्रश्न है जो काफ़ी बार मुझे पूछा जाता है और ये क्वेरी ऑब्जेक्शन का रूप ले लेती है। मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं एक इशू है और मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में मैंने ये क्वेरी को काफ़ी हैंडल किया है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, इंश्योरेंस कंपनी में आपने देखा होगा, प्रपोजल लॉगिन करने के बाद में अंडरराइटिंग होती है। अंडरराइटिंग मतलब ये कि डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, फैक्ट्स चेक किए जाते हैं, हेल्थ चेक किया जाता है, जो भी डिस्क्लोजर किया है कस्टमर ने उस सबको वैलिडेट किया जाता है और उसके बेसिस पे कंपनी और उसका जो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट है वो चेक करता है कि रिस्क स्टैंडर्ड रिस्क माना जाए और जो प्रीमियम कोट किया गया है वो प्रीमियम के ऊपर रिस्क को एक्सेप्ट किया जाए, या अगर रिस्क एलिवेटेड है तो उस रिस्क के ऊपर क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके, एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज करके एक नया कोड दिया जाए कस्टमर को। और काफी बार ऐसा भी होता है, अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को एक्सेप्ट करने से मना करती है और काफी बार कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी करती है। तो ये बेसिक्स है इंश्योरेंस का। बट काफी बार जब एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है तो हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर साथी हैं और वो काफी असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब ये कैसे मैं कम्युनिकेशन करूं अपने कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर नाराज हो जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि जो सॉल्यूशन मुझे एक्स प्रीमियम पे मिल रहा था मुझे उसके लिए X+1 प्रीमियम देना पड़ेगा। और ऐसा मैंने देखा है काफी बार, मिसकम्युनिकेशन की वजह से या अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करवाने की वजह से कस्टमर जो है वो पॉलिसी लेने से मना कर देता है और पैसा उसके पास रिफंड चला जाता है। मुझे उम्मीद है आप इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पा रहे हो, और अगर आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है तो आप किस्मत वाले हैं, बट फ्यूचर में ये सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो आपको जरूर हेल्प करेगी इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स क्या है इंश्योरेंस का, थोड़ी बहुत समझते हैं। तो पहला तो ये है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा हमको वो देखना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कंपनसेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस, मतलब जो भी आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई को ही बीमा कहते हैं। तो अब अगला सवाल ये आता है, जीवन बीमा के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आर्थिक रूप से कितना नुकसान होने वाला है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फाइनेंशियल लॉस होने वाला है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसके लिए एक थंब रूल है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उससे कैलकुलेट किया जाता है। आपको पता ही होगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरी एज 45 ईयर्स है और मैं साल का 10 लाख रुपया कमाता हूँ। हम ऐसा मानते हैं कि 60 साल तक मैं एक अपनी आय अर्जित करने वाला हूँ जॉब में। दैट मीन्स मैं अगले 15 साल पैसा कमाने वाला हूं अपने परिवार के लिए। 10 लाख रुपया साल मल्टीप्लाइड अगर मैं करता हूं 15 से तो होता है 1.5 करोड़ रुपया। अब आप इस पे इंक्रीमेंट भी ले सकते हैं, 5% का इंक्रीमेंट, वो ये अमाउंट काफी बड़ा हो जाएगा। बट अभी मैं इसको सिंपल ही रखता हूं आपको समझाने के लिए। दैट मीन्स मैं फ्यूचर में बिना इंक्रीमेंट के भी अगर काम करता हूं तो 1.5 करोड़ रुपया तो मैं अपने परिवार के लिए कमाने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि आज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो निश्चित तौर पे ये 1.5 करोड़ रुपया मेरे जो परिवार को मिलने वाला था, ये फाइनेंशियल लॉस मेरे परिवार को हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरी जो आज की डेट में फाइनेंशियल वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, वो है 1.50 CR। तो मुझे विश्वास है ये आपको पॉइंट समझ में आया। बट कहानी यहां तक खत्म नहीं होती है। तो ये तो बात हुई कि भाई मेरी इनकम का कितना लॉस होने वाला है मेरे परिवार को, बट इसके अलावा भी कुछ रिस्क होते हैं और उसके कारण भी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं परिवार को। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक 40 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन भी है मेरे ऊपर। अगर मैं कल को नहीं हूं, दैट मीन्स ये 40 लाख रुपए का लोन मेरे परिवार को भरना पड़ेगा। तो 40 लाख रुपए का एक और रिस्क मेरे परिवार के ऊपर आ गया। और तीसरा, मेरा एक बेटा है, उसका एजुकेशन और उसके फ्यूचर के लिए भी एक मान के चलो 50 लाख रुपया की मेरे को रिक्वायरमेंट है, जो कि मेरी एक स्पेशल नीड है। अगर मैं नहीं हूं, दैट मीन्स तो 50 लाख रुपया अगर मेरे परिवार के पास में नहीं है तो वो भी एक गोल है जो प्रोटेक्टेड नहीं है और वो रिस्क भी मेरे परिवार को कैरी करना पड़ेगा।
सो ये तीनों को मिला के समझ में आता है कि क्या क्या रिस्क है जिनको इंश्योरेंस कवर कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने अप्लाई किया है और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको बोला है कि आपका हेल्थ हिस्ट्री को देखते हुए हम आपको इंश्योरेंस तो देंगे लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो यहां पर इस सिचुएशन को आपको हैंडल कैसे करना है? नंबर 1, आपके कस्टमर को हमेशा ये लगना चाहिए कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप उसके साथी हैं, आप उसके कंपेनियन हैं, आप उसके काउंसलर हैं, आप उसके फ्रेंड हैं, आप उसके अपोजिट नहीं हैं। उसको ये कभी भी आप फीलिंग मत दीजिए कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली आप एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यू आर लाइक ए फ्रेंड एंड गाइड फॉर द कस्टमर। और आपको ये बात जो भी कम्युनिकेशन राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ये आपको उसके साथ में करना है, सो दैट उसको ये एहसास हो कि आप जो भी इसको बता रहे हैं ये उसके फायदे के लिए है, ये उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि काफी बार सेलिंग में ऐसा होता है, हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसके कारण सामने वाले कस्टमर को लगता है कि मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उससे पैसा लेना चाह रहा हूं और एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके कहीं ना कहीं उसका घाटा होने वाला है और मेरा या मेरी कंपनी का फायदा होने वाला है क्योंकि शायद मुझसे एक्स्ट्रा कमीशन अर्न करूंगा। तो ये गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी है। दैट मींस आपका जो अप्रोच है वो फ्रेंड की तरह होना चाहिए, गाइड की तरह होना चाहिए, काउंसलर की तरह होना चाहिए, कोच की तरह होना चाहिए, उसके शुभचिंतक की तरह होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप नए कस्टमर को मिलते हैं तो आप उनको ये जरूर बता दीजिए कि सर आपने सुना होगा, देखा होगा, एक हमेशा स्टेटमेंट लिखा होता है ब्रोशर के ऊपर, विज्ञापन पर, इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। इसका मतलब है बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। इसका मतलब ये कि कस्टमर जो है इंश्योरेंस कंपनी को आग्रह करता है कि उसको एक्स अमाउंट का इंश्योरेंस चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी उसके फाइनेंसेस को चेक करती है, उसके हेल्थ को चेक करती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री को चेक करती है, उसकी ऑक्यूपेशन को, नेचर ऑफ जॉब को। अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी ये चेक करती है कि ये जो प्रोफाइल है रिस्की प्रोफाइल तो नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड रिस्क पर है तो इंश्योरेंस कंपनी एक स्टैंडर्ड कोट होता है उसकी एज के ऊपर जिसको प्रीमियम बोलते हैं, वो उसको बताया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आउटकम क्या निकल कर आता है? आउटकम 4 हो सकते हैं। तो आपको कम्युनिकेट क्या करना है? आपको कम्युनिकेट करना है सर हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पे इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि आपका जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड है या वो एलिवेटेड है। आउटकम क्या होता है? 4 आउटकम होते हैं। पहला आउटकम है अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से मना कर सकती है। दूसरा आउटकम, इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कोई स्पेसिफिक इलनेस है और वो कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करती है। मतलब वो ग्राहक को बोलेगी कि अगले 6 महीने के बाद आप दोबारा से अप्लाई करिए, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमको आपको बीमा देना चाहिए कि नहीं। तीसरी स्थिति है अगर किसी कारणवश, हेल्थ के कारणवश आपका जो रिस्क है थोड़ा बढ़ा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी, लेकिन शायद पहले जो एक्स अमाउंट डाला था उसको भी x+1 कर देगी। दैट मीन्स शायद थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट इंश्योरेंस आपको उतना मिल जाएगा। और चौथी स्थिति है सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल स्टैंडर्ड रिस्क के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी इस एज पर, ये पॉलिसी में, इस पॉलिसी टर्म पे, इस प्रीमियम पेमेंट टर्म पे आपको एक्स प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि सबसे आइडियल सिचुएशन है। तो आइडियल सिचुएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन 2 में प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि कस्टमर को जो +1 प्रीमियम जमा करने को बोला गया वो भरने को तैयार हो। तो इस सिचुएशन में आपको पहले ही उसको एजुकेट कर देना चाहिए, बट अगर आपने एजुकेट नहीं किया है तो आप उनको बताना चाहिए। और कम्युनिकेशन में अगेन आपका जो बिहेवियर है फ्रेंड की तरह होना चाहिए, शुभचिंतक की तरह होना चाहिए। तो आपको उनको ये बोलना है सर आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको कंपनी ने चेक किया है, आपके लिए सर गुड न्यूज ये है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी रिजेक्ट नहीं किया है कि इस कंपनी ने पोस्टपोन भी नहीं किया है। हाँ, ये जो रीजन है कंपनी ने आपके साथ जो कम्युनिकेट किए हैं, लाइक हेल्थ के रीजन है, हेल्थ के रीजन की वजह से जो पहले आपका प्रीमियम आ रहा था वो प्रीमियम से के ऊपर थोड़ा एक एक्स्ट्रा लोडिंग लगाया गया है, बट वो एक्स्ट्रा लोडिंग के बाद आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेट्स से पहले अगर प्रीमियम 75,000 था और अभी एक 25,000 का लोडिंग आ गया है, सो दैट मींस कि 1 लाख रुपए प्रीमियम के ऊपर आपको जो वाई अमाउंट का इंश्योरेंस है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिचुएशन में जो एक बड़ा ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कि कस्टमर बोलता है कि यार ऐसा क्यों, और फिर हमारा फोकस हो जाता है कहीं ना कहीं इसको कन्विंस करने में कि सर देखिए आपका ये सिचुएशन था, इस कारण से ऐसा हो रहा है, उस कारण से वैसा हो रहा है, और कस्टमर का पूरा फोकस होता है वो जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए का वो अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहा है, उसको लगता है वो कुछ लूज कर रहा है।
वो 25,000 रुपया वो लूज कर रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम उसको कन्विंस करने के लिए जाते हैं, वो कन्विंस नहीं होता है और काफी बार वो पैसा वापस चला जाता है। तो यहाँ पर मेथोडोलॉजी क्या होगी? यहाँ पर मेथोडोलॉजी ये होगी, रादर देन फोकसिंग ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट, लेट्स से 25,000, यू शुड फोकस ऑन कि उसको लास्ट में क्या मिलने वाला है, आपको उधर ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको लास्ट में 75,000 भरने के बाद में 1,08,00,000 रुपए मिलने वाला था, तो अभी गुड न्यूज ये है कि अभी भी उसको 1,08,00,000 रुपए मिलने वाला है, उस अमाउंट में कोई कमी नहीं आ रही है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए बेनिफिट्स के ऊपर, कि भैया अगर डेथ हो जाती है तो डेथ पे जो बेनिफिट्स थे वो क्या फैमिली को मिलने वाले हैं। इन केस अगर वो प्लान के अंदर मेच्योरिटी बेनिफिट है तो मेच्योरिटी बेनिफिट क्या कोई चेंज हो रहा है या मेच्योरिटी बेनिफिट सेम है? अगर उसके अंदर कोई सर्वाइवल बेनिफिट है तो सर्वाइवल बेनिफिट सेम है या वो चेंज होने वाले हैं? सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, माइट भी कंपनी ने शायद 20% 30% का लोडिंग किया होगा, जिसके कारण पहले जो प्रीमियम आ रहा था उसमें शायद 30% प्रीमियम अभी बढ़ गया है। लेट्स से पहले प्रीमियम 8 लाख रुपए आ रहा था 1 करोड़ के इंश्योरेंस के ऊपर, अभी वो प्रीमियम शायद 11 लाख रुपया हो गया है। सो कस्टमर का जो फोकस होगा ना वो होगा 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, बट आपका फोकस होना चाहिए कि उसको मेच्योरिटी पे क्या मिल रहा है, आपका फोकस होना चाहिए उसकी फैमिली को डेथ पे क्या मिल रहा है, आपका फोकस होना चाहिए उसको सर्वाइवल बेनिफिट पे क्या मिल रहा है। और जो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी कि शायद इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस देने से मना कर सकती थी, बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसको इंश्योरेंस देने के लिए तैयार हुई है। तो ये गुड न्यूज है और ये कस्टमर को लेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोई ना कोई हेल्थ रिस्क है जिसके कारण उसको आज थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। आई होप आपको ये यहां तक समझ में आया और आप ये जो इंफॉर्मेशन है आप इसको आगे यूज कर पाओगे। एक और खास बात, मान लीजिए एक पेशेंट है और पेशेंट डॉक्टर के पास गया है और डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपकी तो सारी आर्टरीज ब्लॉक्ड है, मोर देन 80% ब्लॉकेजेस है और अभी आपको बाईपास सर्जरी कराना होगा और इसका खर्चा 10 लाख रुपए है। तो इस सिचुएशन में पेशेंट किस तरह बिहेव करेगा? 100% चांसेस आर देयर कि वो फाइनेंसेस को मैनेज करेगा और इमीडिएटली अपना ऑपरेशन कराएगा। बट यहां पर इस सिचुएशन में अगर कस्टमर को इंश्योरेंस दिया जा रहा है एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, चांसेस आर वेरी हाई कि वो बोलेगा कि मेरे को इंश्योरेंस नहीं लेना है। तो आप उसको समझा सकते हो, सर ये तो वैसी बात हो गई कि रिस्क बढ़ गया है, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास सर्जरी करानी है और पेशेंट बोल रहा है पैसा ज्यादा होने के कारण मेरे को सर्जरी करानी नहीं है। बिकॉज सर्जरी नहीं कराना कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो रिस्क कभी भी ट्रिगर हो सकता है। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज इस रिस्क को आप अपने सर पर कैरी कर रहे हैं, आपके फैमिली को ट्रांसफर कर रहे हैं। इन केस अगर ये रिस्क ट्रिगर हो जाता है, दैट मींस जो फ्यूचर इनकम है उसके लॉसेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई लोन्स या लायबिलिटीज हैं वो फैमिली को कहीं ना कहीं देना पड़ेंगी, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक गोल है लाइक बच्चों का एजुकेशन है, उनके फ्यूचर की प्लानिंग है, उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस सब को देखते हुए इसके बदले में अगर एक थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा में पे करता हूं, कोई घाटे का सौदा नहीं है। अल्टीमेटली यू शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यूज व्हाट एवर ही इज गेटिंग, बिकॉज अगर ये थोड़ा और लेट होता है, माइट भी शायद कल को दूसरा इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस देने से मना कर दे, तो ये उसके लिए अल्टीमेटली फायदे का सौदा है। और अगर आपने उसको इस तरीके से कम्युनिकेट किया, उसको वैल्यू दिखाया और अर्जेंसी दिखाई, देन चांसेस आर देयर ही विल बी कन्विंस्ड एंड दिस पॉलिसी विल बी गेट इशूड। होप ये इंफॉर्मेशन आपको काम आई होगी और आप इसको अपनी एक्चुअल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे और आप इससे फायदा ले पाएंगे। समय निकाल के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।